चलिए बेटा, अब हम यहां पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अब ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने यहां पे है, ब्लॉक केमिस्ट्री मींस पीडीएफ जो आपके सामने है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहां पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब बेटा आपको ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 ब्लॉक केमिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहां पे दिख रहा है, दैट इज राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन में दिया गया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहां पे जनरल वे में आपको सिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना बेटा। हाइब्रिडेशन को चेक करने के लिए 11th स्टैंडर्ड में हमने अच्छे से देखा होता है, हाइब्रिड वीबीटी पढ़ा होता है, वीबीटी के अंदर हाइब्रिडेशन को पढ़ा होता है, हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग वीएसईपीआर थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सही बात है बेटा। अब यहां पे उसी को यहां पे हम लोगों को फॉलो अप करना है। सबसे पहले किसी भी जगह हाइब्रिडाइजेशन या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। एक टर्म होती है बेटा स्टेरिक नंबर, जिसकी वजह से आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने यूटिलाइज होती है उनका नंबर आ रहा है, और उसी के बेसिस पे हम लोग यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम जो हमने डिसाइड करा होगा, उसी के हिसाब से हम लोग यहां पे ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला फॉलो, जब भी आप लोगों को हाइब्रिडेशन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ड्रा करना है तो आप लोग स्टेरिक नंबर को यहां पे कैलकुलेट करोगे। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बेटा आप लोगों को इन दो को काउंट यहां पे करना है, एक लोन पेयर का नंबर आपको निकालना है और दूसरा आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को कैलकुलेट करना है। सही बात है बेटा। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को निकालने का तरीका आप सिंपल टेक्निक के जरिए यहां पे याद रखोगे, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स। यानी सीधे टर्मिनल एटम्स यहां पे काउंट करो। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर आप देखो टर्मिनल एटम्स कितने हैं, जितने टर्मिनल एटम्स होंगे वही आपके सिग्मा बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। और दूसरी बात बेटा, आप बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड ही क्यों, आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्यों नहीं लेते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। एक वाले केस में, दैट्स बेंजाइन केस, जहां पे हम पाई बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, लेकिन जितनी एग्जांपल्स फिलहाल यहां पे आपको दी गई है उनमें आपको पाई बॉन्ड के हिसाब से कोई भी बाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेना है स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके सामने यहां पे उसने दिया है, दैट्स XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। इसके हिसाब से मुझे जाना है और आपको यहां पे देखना है कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बनेगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा। वो निकालने के लिए आपको ज़ीनॉन के ऊपर जाना है बेटा। सेंट्रल एटम पहले रिकॉग्नाइज करो, आपका सेंट्रल एटम ज़ीनॉन है, तो मुझे बोलो यहां पे सिग्मा बॉन्ड पेयर्स कितने नजर आ रहे हैं। बेटा आप लोग देख सकते हो इट्स इक्वल टू 2, क्योंकि टर्मिनल एटम्स 2 है, 2 बॉन्ड बनाए हैं, और फ्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, तो दैट मींस वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। सिग्मा 2 है तो लोन पेयर्स को काउंट करना होगा बेटा। आप मुझे बोलो ज़ीनॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आउटरमोस्ट शेल में है, 2 बॉन्डिंग में चले गए, 6 रह गए। 6 अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब हुआ 3 लोन पेयर्स होंगे, 2 + 3 दैट्स इक्वल टू 5। और 5 का मतलब क्या हुआ बेटा, जो हाइब्रिडेशन आपका बनेगा क्या वो sp3d होगा। सही बात है बेटा, हाइब्रिडेशन sp3d होगा, और sp3d हाइब्रिडेशन होने का मतलब ये आपका ज़ीनॉन है, ये आपका ज़ीनॉन है, और उसके सराउंडिंग में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, जो आपने ऑलरेडी मेंशन करा है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। ठीक है बेटा। और इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये 3 इक्वेटोरियल हुए, ये 2 एक्सियल हुए, और आपको पता होना चाहिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ये वाली ज्योमेट्री आपको यहां पे नजर आ रही है, इसके अंदर 2 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल 2 बॉन्ड्स होते हैं। बेटा आपको यह भी पता होना चाहिए इन TBP, जो इस ज्योमेट्री को हम नाम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। याद रखना बेटा, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री द लोन पेयर्स आर प्लेस्ड प्रेफरेबली एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस हुई बेटा। यहां पे लोन पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी ये वाली पोजीशंस है, जो आपकी ये वाली पोजीशंस है, यहां पे फ्लोरीन आएगा और यहां पे भी फ्लोरीन आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहां पे शेप डिस्कस करनी है, तो शेप क्या बनेगी बेटा, लीनियर। ठीक है, तो शेप जो यहां पे बनेगी दैट विल बी लीनियर।
अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आपको यहां पे दिया गया है दैट्स XeF4। XeF4 XeF4 में देखना होगा, सीधी सी बात है बेटा, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को कैलकुलेट करो, लोन पेयर्स को काउंट करो। सबसे पहला काम तो आपका यही है, सिग्मा इक्वल टू 4 और लोन पेयर्स का जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा 4 + 2 जो आएगा दैट्स इक्वल टू 6। हाइब्रिडेशन जो आएगा दैट विल बी sp3d2 और sp3d2 हाइब्रिडेशन होने का मतलब क्या है, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बेटा आपको पता होना चाहिए ये आपका ज़ीनॉन हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। लेकिन उन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसी जिनके पास लोन पेयर है बेटा, वो लोन पेयर आप कहां पे प्लेस करोगे, यहां पे याद रखना हमेशा के लिए लोन पेयर आप किसी भी, पहला लोन पेयर आप किसी भी जगह पे रख सकते हो, लेकिन जब दूसरा लोन पेयर आएगा वो हमेशा के लिए पहले वाले के अपोजिट में आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर मैंने यहां पे रखा तो दूसरा लोन पेयर मुझे यहां पे रखना है। रेस्ट 4 फ्लोरीन जो है आप बना सकते हो बेटा, यहां पे जो शेप बन सकती है, यहां पे जो शेप बनेगी उसको हम नाम बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री थी स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन शेप डिस्कस करते समय आप लोगों को यहां पे लोन पेयर्स को काउंट नहीं करना है, इसीलिए जो शेप बनती है वो है स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए बेटा थर्ड पार्ट जो आपका है वो है XeF6। नजर रखिए बेटा, XeF6 को डिस्कस करना है। XeF6 को डिस्कस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद लोन पेयर्स को काउंट करो। शाबाश, जल्दी बोलो बेटा, सिग्मा कितना, लोन पेयर कितना, आप लोग यहां पे बोल सकते हो। सिग्मा आ रहा है इक्वलन टू 6, लोन पेयर आएगा इक्वलन टू 1। 6 + 1 कितना आएगा, 7। तो ज्योमेट्री इस हिसाब से क्या बनेगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहले हाइब्रिडेशन बोलो बेटा, वो बनेगी sp3d2 sp3d3, क्योंकि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। 3 + 3 + 1 दैट्स इक्वल 7। तो ज्योमेट्री बनती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का मतलब क्या है बेटा, ये आपका ज़ीनॉन। ठीक, तो यहां पे आप लोगों को पेंटागन बनाना है। पेंटागन बनाने का मतलब आपको ये ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, पेंटागन बनाना है। ठीक है बेटा, और पेंटागन के साथ ये आपका ज़ीनॉन हुआ, ये आपके 2 बॉन्ड्स ऐसे हुए। ठीक है बेटा, तो यहां पे जब आप यहां पे बना रहे हो तो डेफिनेटली हाँ एक्चुअल पोजीशन के ऊपर लोन पेयर रखना है, एक ही लोन पेयर है, बाकी फ्लोरीन आएंगे बेटा। आप लोग यहां पे देख सकते हो जो शेप बनती है उसको हम नाम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप को क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट इसी में जो आपका पार्ट है बेटा, इसी में XeOF4 आप देख सकते हो बेटा, XeOF4 और नेक्स्ट जो आपका देखें वो है XeO3। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ ही यहां पे आप जुड़ सकते हो बेटा। XeOF4 में सेंट्रल एटम जो आपका है वो है ज़ीनॉन। जरा बोलो ज़ीनॉन के अंदर कैसा देखोगे बेटा, हाउ यू विल कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले सिग्मा को कैलकुलेट करो और उसके बाद लोन पेयर्स को काउंट करो। बोलो बेटा सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू 4 + 1 दैट्स इक्वल टू 5। लेकिन यह पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन है वो बाइवेलेंट है, और ऑक्सीजन का बाइवेलेंट नेचर होने का मतलब ये सिग्मा और पाई बनाएगा, और पाई को काउंट नहीं करना है। लेकिन लोन पेयर जब काउंट करोगे तब तो देखना है कि यहां पे बॉन्डिंग में कितने चले गए हैं। बॉन्डिंग में 4 और इसके साथ 2, 4 + 2 दैट्स इक्वल 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचने का मतलब एक लोन पेयर आएगा 5 + 1 दैट्स इक्वल 6। तो हाइब्रिडेशन बनेगा बेटा sp3d2, और sp3d2 होने का मतलब ये आपका ज़ीनॉन आएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग यहां पे बोल सकते हो बेटा 4 फ्लोरीन इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे, और लोन पेयर अगर यहां आएगा तो डेफिनेटली यहां पे एक ऑक्सीजन आएगा। तो इस शेप को हम नाम क्या बोले बेटा, इसको हम नाम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री जो होगी वो तो SBP है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन बेटा यहां पे जो शेप इस मॉलिक्यूल की बनती है XeOF4 की, तो आप बोल सकते हो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। XeO3 की बात करेंगे बेटा, यहां पे सिग्मा कितना 3, सीधे टर्मिनल एटम्स देखो, और उसके बाद लोन पेयर देखो, लोन पेयर तो एक ही आएगा। आप बोलोगे क्यों बेटा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बनाएंगे 6, तो 6 का मतलब होता है कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचने का मतलब एक लोन पेयर है, 3 + 1 दैट्स इक्वल 4। हाइब्रिडेशन विल बी इक्वल टू sp3। तो ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, एंड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो इसलिए लोन
पेयर को किसी भी एक जगह पे रख सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पे एक लोन पेयर आएगा। जो शेप बनेगी बेटा उसको हम नाम बोलेंगे पिरामिडल। ये तो चीजें हैं बेटा जो ऑलरेडी आपको पता है। अब मैंने थोड़ा आपके साथ ये नए से स्टार्ट नए से आपके साथ एक्सप्लेन किया, तो इस चीज को बेटा पूरी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बोर्ड के हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास नोबल गैस फैमिली है जिनको हम नाम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस के कंपाउंड जो जीनॉन के हैं वो तो या तो ऑक्सीजन के साथ है या तो फ्लोरीन के साथ है। और आपको वहां पे मैंने अपने लेक्चर्स में मैंने आपको दिया है कि जीनॉन जो है वो अपने कंपाउंड्स बनाता है या तो ऑक्सीजन के साथ या तो फ्लोरीन के साथ या तो दोनों के साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। और लिटरली स्पीकिंग अगर आप यहां पे देखोगे जिनका भी हाइब्रिडेशन आपने यहां पे कैलकुलेट करा वो सारे के सारे जो थे वो जीनॉन के ही कंपाउंड्स थे, या तो जीनॉन के साथ ऑक्सीजन, जीनॉन ऑक्सीजन के साथ जैसे XeO3, या तो कॉम्बिनेशन में जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स, या तो आपके पास जीनॉन फ्लोराइड्स थे। तो बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां पे, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड टू पी ब्लॉक आपका था, ठीक है। Now see beta question number 12 here. Draw the structures of the following compounds. It's like this, H2SO3 and 2O5. तो बेटा this is the oxide of sulfur and this is the oxide of nitrogen, जिनका आपको स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करना है बेटा। H2SO3 के अंदर जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे, स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेसिड्स होते क्या बेटा, हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडेसिड्स को कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ये आपका नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा वाया द ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम बोलते हैं ऑक्सीडेसिड्स, और ये सल्फर का ऑक्सीडेसिड है। और जनरली जब भी हम ऑक्सीडेसिड्स को यहां पे बनाना पसंद करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वाली लिंकेज को लिखना जरूरी समझते हैं, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। एक्सेप्ट क्लोरीन के जो ऑक्सीडेसिड्स है उनमें ये कहानी नहीं आ रही है बेटा, ठीक है, लेकिन इस कहानी को यहां पे समझने वाली जरूरी है। S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये वाला है, ठीक है बेटा। साइड बाय साइड आप लोग यहां पे मेंशन करोगे, ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां से बॉन्डिंग में चले गए 2, यहां से 1, हो गए 3। अब बचा कितने बेटा, जितने भी आप पहले यहां पे उसके सराउंडिंग में काउंट करो कितने OH बचे, 2, 1 O और 1 H बचा, तो उसको पेयर में डाल दो तो OH बन गया। अब बेटा यहां पे कोई बचा ही नहीं, तो दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे के ऐसे यहां पे रहेंगे, जिनको हम यहां पे लोन पेयर के हिसाब से जानते हैं। तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर इन दिस वेरी कंपाउंड, आप लोग निकाल सकते हो बेटा। 1 2 3 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर जो आ रहा है 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन जो होगी दैट विल बी sp3, आप लोग सीधे बोल सकते हो, ठीक है बेटा। शेप जो होगी दैट विल बी पिरामिडल, आप लोग बोल सकते हो, सही बात है बेटा। N2O5 दूसरा आपके पास N2O5 है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, जो 11th क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस समझाई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे फिलहाल के लिए आप लोग याद रखें, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उसके सराउंडिंग में हमने ऑक्सीजन को रखा, ठीक है, ये हम ऑक्सीजन को रख रहे हैं, तो नॉर्मली ये डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। हर किसी एटम की ऑक्टेट का कॉम्प्लीशन होना जरूरी है, हम उसी हिसाब से अगर यहां पे जाएंगे तो यहां पे हो गए 2 + 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 + 2, ये नाइट्रोजन जो है ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का हमेशा के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो मैक्सिमम 4 होगा, मैक्सिमम 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी मैक्सिमम 4, और मैक्सिमम उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, ठीक है। बॉन्डिंग में पूरी तरह से डिस्कस्ड है बेटा। 2 2 हो गए 4, तो डेफिनेटली इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स आएंगे। जैसे यहां पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करके बेटा यहां पे डबल बॉन्ड बना के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 2, और यहां पे बॉन्डिंग में 2 2 2 4 4 4 हो गए 8, मींस इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पे नजर आएंगे, सही बात है बेटा। और साइड बाय साइड आप लोग यहां पे देख सकते हो। अब यहां से तो उसने लिंक किया, यानी इसके टोटल बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डिंग में चले गए, उसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में कितने थे बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, 2 चले गए, अब कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बच रहे, ठीक है बेटा। अब ये काम क्या करेगा, आप लोग यहां पे देख सकते हो बेटा, यहां पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो उसने यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसके साथ,
ठीक है, तो कितने बन गए बेटा? 2 + 2 4 तो शेयरिंग में चले गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उसकी वजह से ये शेयरिंग करेगा इसके साथ। जैसे आपने यहां पे देखा तो ओवरऑल में आप लोग यहां पे देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, 4 2 कितने आ गए? 6। और जब ये शेयरिंग में इनके साथ कर रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है, तो आप लोग बोल सकते हो कि इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 8 आएंगे। तो जाहिर सी बात है इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में भी 8 आएंगे, और यहां पे 2 2 हो गए 4, 4 2 हो गए 6, 6 2 हो गए 8। तो हर एटम की कोवेलेंसी, हर एटम की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीटेड है। आप लोग इस स्ट्रक्चर को ऑक्टेट कंप्लीशन के ऊपर ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। सही बात है बेटा, इस चीज को याद रखना। अब आप बोलोगे सर आपने यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं शो करा है? क्योंकि बेटा वंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड दैट्स इक्विवेलेंट टू अ कोवेलेंट बॉन्ड। उस चीज को याद रखना। सही बात है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है what are interhalogen compounds? Very very important from board point of view. What are interhalogen compounds? ठीक है, ग्रुप 17 आपने देखा होगा बेटा, जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, उसी के रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन है। हाउ आर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म्ड? व्हाट जनरल कंपोजिशन कैन बी असाइन्ड टू देम? ठीक है बेटा, आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर भी बना के, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको यहां पे थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स याद रखने का तरीका क्या है, बाकी नोट बना के है बेटा। आप लोग यहां पे देखोगे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब, अगर मैं एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ कंबाइन कर रहा हूं, एक एक्स लिया दूसरा एक्स डैश लिया, ठीक है बेटा। अब यहां पे जो नया कंपाउंड बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्स एक्स डैश एन। ठीक है, व्हाट्स एक्स डैश एंड व्हाट इज एन? बेटा ये वाला कंपाउंड जो आपका बनेगा, इसी को हम नाम बोलते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड। आप देख सकते हो बेटा, हेलोजेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। उन्हीं को हम इंटरहेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स है, इनमें आप लोग क्या याद रखोगे, एक्स जो होता है और एक्स डैश जो होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव लार्जर साइज। यानी ये जो होगा एक्स जो होगा, ये हेलोजन एटम होगा, लेकिन कौन सा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। और ये एक्स डैश जो होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज का। ठीक है, और ये लार्जर साइज का आप लोग याद रखें। ठीक है बेटा, और एन जो होता है, यही चीज आप लोगों को यहां पे समझनी है। ये एन जो होता है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, जो इस हेलोजन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है बेटा। एक्स की जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, उनके ऊपर आपको यानी नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हाई। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ, यानी ये रेफर तो करेगा ना इसी को। ठीक है, लेकिन असल में इसका वैल्यू कितना होगा? ये या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। अगर आपको जो आपको पी ब्लॉक के नोट्स, जो पी ब्लॉक के वीडियोस आपको मिले हैं बेटा, उनमें मैंने समझाया था कि हेलोजेंस की जो परमिसिबल कोवेलेंसीज होती है, परमिसिबल कोवेलेंसी जो होती है वो 1 3 5 7। आपको यहां पे भी याद आ सकता है, अगर आप यहां पे ध्यान रखोगे बेटा, छोटा सा ध्यान रखो, आपको यहां पे ध्यान, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे तो यहां पे आप लोगों को नजर भी आ सकता है कि मैं बोलने के लिए क्या जा रहा हूं। ठीक है, हैव अ लुक हियर प्लीज फॉर ए व्हाइल। मैंने ये बोला क्या, अगर एक्स एक्स डैश के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली आपको जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी एक्स एक्स डैश एन, और n जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा 1 3 5 7। ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, परमिसिबल कोवेलेंसीज। आप किसी भी हेलोजन को ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट क्लोरीन। यानी आप क्लोरीन को ले सकते हो, ब्रोमीन को ले सकते हो, आयोडीन को ले सकते हो बेटा। उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको पता ही है, लेट इट बी, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी सब शेल है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसी में होंगे। एक तो NS होता है, दूसरा NP होता है। अब मुझे बोलो NS के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, NP के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने? आप बोलोगे NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, NP के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कुछ इस तरह से है। और उसके बाद यहां पे d ऑर्बिटल भी आपको नजर आती है एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो इसीलिए मैंने बोला था पहले ही एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो यहां पे बेटा आप लोग देख सकते हो कि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाना होगा, वो डिसाइड होगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। जाहिर सी बात है बेटा, जब मैं यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना के चलाऊं, ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अगर यहां पे बनाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अगर यहां पे बनाएंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट को बनाएंगे तो दूसरा करना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट को बनाना है तो नेक्स्ट करेंगे। तो उसकी वजह से जो परमिसिबल कोवेलेंसीज आपको आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में,
आप यहां पे देख सकते हो एक अनपेयर था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब आप बॉन्ड बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके इसमें जब जाएगा 1 2 3 तो 3 बनेंगे, और जब यहां पे करोगे तो 5 बनेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब आप बनाओगे तो इट मस्ट बी इक्वल 7। इसलिए मैंने बोला था जो परमिसिबल कोवेलेंसीज हेलोजेंस के लिए होती है वो 1, 3, 5, 7 होती है बेटा। ठीक है, इस चीज को यहां पे देखें, एक बारी फिर से देखें बेटा, जो मैंने यहां पे बोला था। इसीलिए जो दे आर ऑफ 4 टाइप्स, तो XX डैश होगा, XX डैश 3 होगा, XX डैश 5 होगा, XX डैश 7 होगा। ये बेसिकली आप लोगों को पुट फॉलो करना है। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, n का वैल्यू या तो 1 होगा, जैसे यहां पे XX डैश 1, जनरल फार्मूला जो है वो है XX डैश n। नाउ पुट द वैल्यू फॉर n 1 3 5 7, तो आपका बनेगा XX डैश या तो XX डैश 3 बनेगा, या तो XX डैश 5 बनेगा, या तो XX डैश 7 बन सकता है। ठीक है बेटा, XX डैश 7 में IF7 बनेगा। और हमेशा के लिए देखो बेटा, ClF3 है, BrF3 है, IF3 है, ICl3 है, ClF5, BrF5, IF5, IF7। इस तरह से आपको यहां पे इंटरलोजन कंपाउंड्स डिस्कस हो रहे हैं बेटा। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, व्हाई इज बिस्मथ 5 ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन Sb। ठीक है बेटा, आप याद करो नाइट्रोजन फैमिली में जो मेंबर्स आपको दिखने को मिल रहे हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये आपके पास है बेटा, ये एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो हम लोग जब भी डिस्कशन में लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को या पी ब्लॉक को, जहां पे भी हम देख रहे हैं, तो हम लोग बोल के चलते हैं कि एक वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी यहां पे रेंज की बात आएगी तो जाहिर सी बात है यहां पे एक लोअर वैल्यू होगा और एक वैल्यू ऐसा होगा जो हायर वैल्यू होगा। ठीक है बेटा, लोअर टू हायर हमने जाना है। और लोअर कहां तक जाएंगे बेटा, आप लोग सीधे देखोगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या सीधे बोलोगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोअर का वैल्यू निकालना होगा तो 5 - 8 करेंगे। यानी ये इससे पता चलता है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 5 - 8 दैट्स इक्वल टू -3, तो लोअर वैल्यू -3 आएगा। और अगर मुझे हायर की बात करनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना, दैट्स इक्वल टू 5, और हमेशा के लिए +5 होगा। तो नॉर्मली जब मुझसे कोई पूछेगा नाइट्रोजन फैमिली के लिए ऑक्सीजन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, मैं बोलूंगा एक रेंज मिलेगा लोअर से लेकर हायर तक। लोअर का वैल्यू सिग्निफाई करेगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए जरूरत है, और यहां से हायर वैल्यू से यह पता चलेगा उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा। सही बात है बेटा, तो अगर रिलीज कर रहा है तो +5 आएगा, पॉजिटिव साइन आएगी, अगर गेन कर रहा है तो माइनस साइन आएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बोलो, यही क्वेश्चन यहां पे आपको दिया गया, व्हाई इज बिस्मथ 5 ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन Sb। सीधी सी बात है बेटा, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये देखें कि अगर यहां पे +5 +5 +5 +5 +5, यानी सबकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो +5 को शो करेंगे। लेकिन अब बात हो रही है स्टेबिलिटी की। बिस्मथ 5 की +5 और एंटीमनी की +5 अगर मैं कंपेयर करूं तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हायर ऑक्सीजन स्टेट एंटीमनी की ज्यादा स्टेबल होगी कि बिस्मथ की? वो देखने के लिए बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा होता है 11th क्लास में ही, उसको बेटा बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से पता चलता है, व्हाट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट? पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नजर आता है। किन के अंदर? हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ग्रुप 13 देखो बेटा, आपका जो पी ब्लॉक होता है वो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली जो आती है वो ग्रुप 15 को बिलोंग कर रही है, और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको दिखने को मिलता है वो ग्रुप 13, 14 और 15 में दिखने को मिलेगा। और अगर 13, 14, 15 में दिखने को मिलेगा, जो हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा वहां पे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो ns के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करते हैं। यानी उसका मतलब होता है वो रिलक्टेंस शो करते हैं। द रिलक्टेंस शोन बाय द
ns orbital electrons to take part in bond formation is simply known as inert pair effect. तो मेरा बेटा आप लोग यहां पे बोल सकते हो, अगर यहां पे इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ns2 np3, तो मुझे बोलो जहां पे रिलक्टेंस शोन होगी ns के इलेक्ट्रॉन्स की, तो दैट वहां पे वो 3 ही बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, और अगर 3 बनाएगा तो उसका +3 ही ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन +5. सीधी सी बात है. तो दैट मींस अगर ये पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे हैं, इसके बदले यहां पे यही 3 पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में कर रहे हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी तो होगी. तो दैट मींस जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, बिस्मथ के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू +5. अब मुझे बोलो बेटा, अगर बिस्मथ कहीं पे भी +5 में होगा, वो क्या चाहेगा? बिस्मथ 3+ में जाना, और 2 में जाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लेने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने का मतलब इसको रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने का मतलब ये एक्ट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम लोग बोलेंगे जो बिस्मथ +5 है, दैट विल एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडेंट देन Sb. द रीजन बिहाइंड दैट इज बिस्मथ के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट है, Sb के अंदर भी दिखने को मिलेगा, लेकिन +5 इसका ज्यादा स्टेबल है, इसका कम. तो अगर आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका +3 इसका +3, दो में से किसका +3 ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे? लोअर ऑक्सीजन स्टेट हैवी पी ब्लॉक की ज्यादा स्टेबल होगी. मींस बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन Sb +3, बट Sb +5 is more stable than Bi +5. आप क्वेश्चन के आंसर के ऊपर देख सकते हो बेटा, जो आपको यहां पे क्वेश्चन का आंसर मिला है वो है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप. देयरफॉर बिस्मथ 5 एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू बिस्मथ 5. बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहां पे आपको बोर्ड के हवाले से अगर क्वेश्चन ये आया तो आपको लिखना क्या है वो यहां पे आपको सीधे स्क्रीन के ऊपर दिखता होगा बेटा. सही बात है. अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग यहां पे जाएंगे. व्हाई डज NO2 डाइमराइज? क्वेश्चन है NO2 डाइमराइज क्यों होता है? ठीक है बेटा, सीधी सी बात है. डाइमराइजेशन अगर आपको देखनी होगी, डाइमराइजेशन क्यों होती है और किन वाले स्पीशीज में दिखने को मिलती है. ठीक है बेटा, याद रखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. बस जब भी डाइमराइजेशन का टर्म सुनोगे ना तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को याद करो. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अब आप बोलोगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिनमें ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा मॉलिक्यूल के अंदर वो ऑड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए. ऑड नंबर पता है ना बेटा. अब ले लो NO2. NO2 की हम बात करेंगे, इसलिए तो NO2 ही दिया है. NO2 के अंदर एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 × 2 हो गए बेटा 16 + 7. 16 + 7 कितने हुए बेटा? वो होते हैं 23. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 23. जैसे बोर्ड पे लिख के है NO2 contains 7 + 2 × 8. ये समझ आया बेटा क्यों? 23 का मतलब यहां पे क्या है? ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की है. ठीक है, नाइट्रोजन की, और या सॉरी नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है. 8 × 2 हो गया 16 + 7 दैट्स इक्वल 23. अब देखो बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप कैसे करोगे? स्ट्रक्चर बना के बेटा मैं इसी की हेल्प लेके चला हूं आपको, आपके सामने. मैंने क्या बोला था अभी आपको? जब भी आपको काम करना होगा तो आप लोग पहले ऑक्टेट कंप्लीशन के बारे में सोचोगे. ये नाइट्रोजन आपका है, नाइट्रोजन इसके साथ शेयरिंग में जाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट. 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इधर, 2 इधर. ठीक है, 2 2 हो गए 4, 4 4 प्लस हो गए 8. अब यहां पे देख सकते हो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा. ठीक है, 6 यहां से कोऑर्डिनेट करके तो 6 + 2 आएगा इक्वल टू 8. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा. सही है, तो 4 + 2 कितने आ गए? 6. 4 यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे दिए, यहां से 2 दिए, 2 + 2 कितने हुए? 4. अब नाइट्रोजन के पास 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑड रहेगा. इस नाइट्रोजन के पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा. सही बात है बेटा. अगर NO2 का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो मैं उसको ऐसे ड्रा कर रहा हूं, यानी इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है. तो दूसरा NO2 भी है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा. तो बेटा ये तो आपस में क्या चाहेंगे? जुड़ना. और इसी को हम, इस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं डाइमराइजेशन. क्या बोलते हैं? तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमेशा के लिए टेंडेंसी रखते हैं किस चीज की? डाइमराइजेशन की. चलो बेटा अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 16. अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 1. 2 SO बॉन्ड लेंथ्स इन SO2 आर इक्वल. ठीक है, जरा इसका पहले समझते हैं SO2 मॉलिक्यूल को पहले बेटा. ठीक है, यहां पे एक चीज का खास ख्याल आप रखें. टेक्निकली आपको मैं समझा रहा हूं. ये आपका SO2 है बेटा, ये आपका SO2 है. SO2 में सल्फर के सराउंडिंग में, सल्फर के वैलेंस शेल में
6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पे भी 6 होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, हर कोई चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड बनाएंगे, तो ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 कितने हो गए, 8 हो गया कॉन्सेप्ट। यहां पे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स और थे, ठीक है, 4 + 4 हो गए 8। अब रही बात, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अब मसला है कि अगर ये बॉन्ड बनाएगा एज पर द ऑक्टेट थ्योरी इज कंसर्न, ये बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्टेट चाहेगा कंप्लीट करना, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, तो नॉर्मली बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, लेकिन बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्यों बनेगा, उसके पीछे रीजन ये है कि सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सीड कर सकते हैं। तो अगर वो एक्सीड करेगा मींस यहां पे आप लोगों को डबल बॉन्ड बनेगा, असल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एज पर द ऑक्टेट थ्योरी, बट यू कैन रिप्लेस इफ द एलिमेंट बिलोंग्स द थर्ड पीरियड, यू कैन रिप्लेस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डबल बॉन्ड एज अ रूल, ठीक है बेटा। तो आपका ये बॉन्ड बनेगा, तो इस हिसाब से आपका सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हुआ। अब देखो बेटा, क्या इसके अंदर कंजुगेशन है, सही बात है, लोन पेयर्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो रेजोनेंस होगा। तो उसका मकसद क्या होगा बेटा, जब SO2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको खुद ही दिख रहा है यहां पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा होता है कंजुगेशन, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से हमेशा के लिए आप लोग क्या बोलोगे बेटा, बॉन्ड लेंथ्स जो होंगे क्या वो आइडेंटिकल बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे बेटा, आइडेंटिकल। अभी आपको क्वेश्चन भी मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, आप जरा यहां पे देखो बेटा, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इन SO2, ठीक है बेटा, ये आपका रेजोनेंस है, ठीक है, यहां पे ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, SO2, ये आपका SO2। मैंने अभी बोला आप लोगों को, आपको तरीका क्या है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, इट इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट के अंदर आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन को अच्छे से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस किससे कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस किससे कर सकते हो, पाई बॉन्ड से। सो ड्यू टू रेजोनेंस SO2 द डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 SO बॉन्ड बिकम्स इक्वल। सही बात है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसी का दूसरा पार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो है बेसिकली फ्लोरीन के रिलेटेड बेटा। क्वेश्चन आप फिर से देखें बेटा, यहां पे है फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीजन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों, वही यहां पे लिखें, बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड डज नॉट हैव d ऑर्बिटल फॉर ऑक्टेट एक्सपेंशन, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले ही आपको दिखाया था जब इंटरहैलोजन्स मैंने दिखाए थे। देयरफॉर इट शोज ओनली अ नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -1। सीधी सी बात है बेटा, ये फ्लोरीन जो होता है इसका ऑक्सीजन स्टेट जहां कहीं पे भी आप देखोगे वो -1 होगा। रीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही बात है बेटा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरी बात बेटा, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट को दिखाई नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 यानी 2s2, रादर यू कैन से 2s2 2p5 का कॉन्फ़िगरेशन है। 2s2 2p का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। क्या इसके अंदर कोई भी प्रमोशन पॉसिबल है? नहीं है। तो प्रमोशन ना पॉसिबल होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक बॉन्ड बनाते बनाते जब भी बनाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा के लिए अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी होगी, इसलिए जब भी ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा तो कौन सा शो करेगा, -1 ही शो करेगा। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आप लोग यहां पे ध्यान रखोगे, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17 हियर, जो आया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से, ठीक है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्वेश्चन है बेटा, दे फॉर्म जनरली कलर्ड कंपाउंड्स, सही बात है। रीजन तो देखिए, लेकिन बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। बेसिकली आप लोगों को यहां पे मैंने इससे पहले वाले कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बना रहे हैं, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, एंड वंस द लिगेंड इज अप्रोचिंग टू देम, ठीक, ये स्प्लिट हो जाता है 2 सेट्स के अंदर। कल ही लेक्चर में हमने यहां पे देखा था, अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात है तो यहां पे T2G सेट बनेगा और यहां पे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेगा, ठीक है।
अब बेटा जाहिर सी बात है, अगर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स हमें यहां पे दिया गया होगा उसके अंदर T2G सेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बोलो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा लोअर लेवल से हायर लेवल, लोअर से हायर लेवल में जाते जाते बेटा ये फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आना पसंद करेगा, अपनी स्टेट में वापस आना करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये यहां से यहां आ रहा है उस वक्त ये इमिट करेगा रेडिएशंस, ठीक है। ये इमिटेड लाइट जो होती है ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को शो करती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करती है, ठीक है। अब बेटा कहने वाली बात यहां पे क्या है? यहां पे जो समझने वाली बात है, हम लोग ये बोलेंगे कि जो कलर यहां पे आप लोगों को ट्रांस एलिमेंट्स में दिखने को मिलता है उसके पीछे लॉजिक क्या है? हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन का यहां से इधर जाना और इधर से वापस आना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्साइटेशन, इस वाले के लिए हम टर्म यूज करते हैं डी एक्साइटेशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूं कि excitation and de-excitation of d orbital electrons between two sets between T2G and EG is simply known as beta DD transition। और यही DD transition जो होता है responsible होता है for the color of the complex compounds। यानी transition metals का जो कलर होता है उसके पीछे रीजन जो होता है हम लोग यही बोलेंगे DD transition। What is DD transition? The oscillation of electron between two sets of d orbitals is known as DD transition। आप देखो बेटा यहां पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बोला। हाँ बेटा एक चीज याद रखें, अगर आपके पास D0 होगा, आपके पास D10 होगा, कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगा विद D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन, हम नॉर्मली बोलेंगे DD ट्रांजिशन के हिसाब से वो कलरलेस होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कलरलेस ही होगा, कोई और चीज होगी जो उसके कलर को एक्सप्लेन करेगी। जैसे मेरे पास चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, या होमोलोमो का कॉन्सेप्ट होता है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कलर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपको नॉर्मली इनके बारे में पूछा जाता है तो हम लोग कलर को एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ DD ट्रांजिशन। और DD ट्रांजिशन के लिए किस चीज का होना जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। और वो D1 से D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन एज पर कौन सा बेटा? DD ट्रांजिशन, वो हमेशा के लिए कलरलेस होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच अंडरगोज DD ट्रांजिशन बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन। सही बात है बेटा, ठीक है, क्योंकि जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो भी विजिबल होना चाहिए, जब ये छोड़ेगा इमिटेड लाइट होगा वो भी विजिबल पोर्शन में आना चाहिए, तब जाके बेटा आप लोगों को कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। एंड देन द इमिटेड लाइट शोज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। दिस इज हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सही बात है बेटा। पहले यह समझना जरूरी है कि अगर मैं इसको यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते बेटा उनकी डेफिनेशन क्या है? उनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का होना जरूरी है। टर्म है पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, याद रखें, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का होना जरूरी है, ईदर इन देयर एलिमेंटल स्टेट और इन देयर मोस्ट स्टेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बेटा अगर मेरे पास, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, मेरे पास यहां पे जिंक है, अगर मैं जिंक का एटॉमिक नंबर 30 ले रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन, उसके बाद आएगा 3D10, उसके बाद आएगा 4s2। सही बात है बेटा। जिंक के साथ साथ अगर मैंने जिंक को +2 में लिया, क्योंकि जिंक जो है इट इज द ओनली एलिमेंट इन द 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट को शो नहीं कर रहा है। जिंक इज ऑलवेज स्टेबल इन +2 स्टेट, ठीक है, जिंक शोज ओनली +2 स्टेट, ठीक है। अब मुझे बोलो बेटा यहां पे आपका आर्गन हुआ, या आपका 3D10 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4s0, तो मुझे बोलो चाहे जिंक को आप एलिमेंटल स्टेट में ले लो या उसकी मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में ले लो, दैट्स +2, चाहे इसमें ले लो या इसमें ले लो, मुझे बोलो क्या आपको कहीं से भी डी सबशेल पार्शियली फिल्ड सबशेल नजर आ रही है? नहीं बेटा। इन बोथ द केसेस यू विल फाइंड आउट डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मींस ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो उस बेसिस पे क्या हम लोग यहां पे बोले बेटा अगर आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन
होगा तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ये तो दिमाग में होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन सही यही है, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में या आप ये बोल सकते हो जिनकी डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होगी, ईदर इन देयर स्टेबल स्टेट, ईदर इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट जो उनकी स्टेबल होगी, या तो इन देयर एलिमेंटल स्टेट। अगर आप यहां पे देखोगे जो मैंने जिंक के लिए आपको बोला, उनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो बेटा क्वेश्चन नंबर 18। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 18 उसी के बेसिस पे दिया गया है। आप देखो बेटा, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्वेश्चन देखे है व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अभी मैंने बोला था, इससे पहले ये भी मैंने बोला, एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट इज ग्राउंड स्टेट्स और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीजन स्टेट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी मैंने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोलते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल यानी सॉरी डी सबशेल जिनकी होगी या तो पार्शियली फिल्ड होगी, ईदर इन देयर एलिमेंटल स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देख सकते हो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया कॉपर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर 29। कॉपर होता है कॉपर +1 में, कॉपर होता है +2 में भी, सही बात है बेटा। अगर मैं कॉपर की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d10 और आपका 4s1 कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, जरा मुझे बोलो कॉपर 1 के लिए क्या आएगा 3d10 और कॉपर 2 के लिए क्या आएगा 3d9। तो इसका मतलब हुआ जब कॉपर सिर्फ कॉपर +1 और कॉपर की बात करें, इनके बेसिस पे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली जब हम कॉपर 2+ की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही उसके अंदर D9 का कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसको हम पार्शियली फिल्ड डी सबशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल जहां कहीं पे भी नजर आएगी उसको हम तो दैट मींस जो कॉपर है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको यहां पे देखने हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अलग से भी आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स। ठीक है, क्लासरूम के लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में मैंने इन क्वेश्चंस को अलग अलग से इलैबोरेट किया है बेटा। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स का मतलब आप लोग यहां पे देख सकते हो बेटा, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स देखो बेटा, अगर हम टाइटेनियम की बात करें, स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम शोज +3। ठीक है, स्कैंडियम के बाद अगर हम टाइटेनियम में जाएंगे, टाइटेनियम वो वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कोई भी ले लो, एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स को शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक में ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, या स्कैंडियम को छोड़ के, स्कैंडियम में सिर्फ +3 और जिंक में +2 और सब में बेटा +2 शो होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो बनती है वो +2 ही बन के चली जाती है। ठीक है, फिलहाल अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स, आप कैसे याद रखोगे बेटा, आप ये बोलोगे वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट हो क्यों रहा है। जरा मुझे बोलो बेटा, अगर आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां बॉन्डिंग का पैरामीटर होता है वो 3d और 4s है। ठीक है बेटा, आप मुझे बोलो 3d और 4s और उसके बाद 4p है। ठीक है, डी सबशेल जो है उसकी वीक शील्डिंग होती है, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा 4s या 4p के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्या वो ज्यादा होगा। सही बात है बेटा, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इनके बीच जो है एनर्जी गैप कम होती है। शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं बेटा, एनर्जी गैप कम होती है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये आराम से पार्टिसिपेट, यानी जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल है और बाहर वाले 4th ऑर्बिटल्स है, ये आपस में मिक्सिंग कर सकते हैं। यदि हम लोग ये बोलेंगे कि इनमें इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडेशन होगी, बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप बात करोगे, हम लोग ऑक्सीजन स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, क्रोमियम तक या मैग्नीज तक आप लोग देख रहे हो। ठीक है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीजन स्टेट ऐसे इंक्रीज होती है मैग्नीज तक, लेकिन बियॉन्ड मैग्नीज जो ही जाएंगे तो ऑक्सीजन स्टेट फिर से डिक्लाइन होता है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रहे हैं, और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होगी
और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से बेटा इनमें इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। इंटरमिक्सिंग तभी पॉसिबल होगी जब इनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा, ठीक है। तो वो बियॉन्ड मैग्नीज तो ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैग्नीज से पहले जब भी आप बात करोगे तो ऐसा डेफिनेटली आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, आप ये बोलोगे एनर्जी गैप कम है आउटर मोस्ट शेल और अंदर वाली N-1D जो है उनके बीच एनर्जी गैप कम है, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इजीली बिकॉज द सेम रीजन दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और दूसरा आप लोग ये याद रखोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कब तक? मैग्नीज तक। लेकिन बियॉन्ड मैग्नीज जब भी आप लोग जा रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और थर्ड जो आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिंक के लिए बेटा आपने अभी बोला कि जिंक शोज ओनली +2 ऑक्सीजन स्टेट। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई जिंक शोज ओनली +2 ऑक्सीजन स्टेट, व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड इट, आप लोग ये बोलोगे कि जिंक के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिंक के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि बेटा 3d10 4s2 का कॉन्फ़िगरेशन है। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d के अंदर जब आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बेटा प्रेजेंट होंगे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने का कारण या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से हम लोग बोलेंगे बेटा यहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्या ये 4p में इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज सकते? सही बात है, लेकिन बेटा आप देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी गैप ज्यादा होगी। जितनी एनर्जी गैप ज्यादा इंटरमिक्सिंग के चांसेस कम है, तो हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑल्दो यहां पे आप लोग बोल सकते हो कि जब भी हम मैग्नीज तक जाएंगे तो बॉन्ड्स के बनने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बियॉन्ड मैग्नीज बॉन्ड्स के बनने के चांसेस कम है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहां पे बोर्ड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा, दैट्स व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स 2 कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हर साल ऑलमोस्ट आता है बेटा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए बेटा जहां तक बात है लेंथेनाइड्स की, अगर हम लेंथेनम से लिटिशियम की ओर जाएंगे, ठीक है बेटा, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि धीरे धीरे सीरियम से लिटिशियम की अगर हम जाएंगे, क्योंकि लेंथेनम जो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो सीरियम है। सीरियम से लिटिशियम की ओर अगर हम जाएंगे तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से यहां तक जाते जाते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। साइड बाय साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन यहां पे हो रहा है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। जिसकी वजह से हम लोग यहां पे मान के चलते हैं कि इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, यानी हम लोग ये बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने की वजह से जो जी इफेक्टिव है वो बढ़ेगा, जी इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज बढ़ने की वजह से जी इफेक्टिव बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एफ सबशेल और डी सबशेल अगर हम लेंगे तो उनका पोर शील्डिंग होता है, पोर शील्डिंग होती है। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी ए डिक्रीज इन साइज, वेदर इट इज एटॉमिक और आयनिक साइज, एटॉमिक और आयनिक साइज। जो डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज होगा फ्रॉम सीरियम टू लिटिशियम या ऑफ लेंथेनम टू लिटिशियम, लेंथेनम +3 टू लिटिशियम +3 अगर आप यहां पे लोगे आयनिक साइज डिक्रीज होगा। सीरियम टू लिटिशियम अगर लोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। दैट डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज फ्रॉम सीरियम टू लिटिशियम is simply known as lenthenite contraction. And what's the reason behind it? The reason behind that is Z effective बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पोर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहां पे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज इन साइज
along this lengthenide series, therefore it is called as lengthenide contraction. वही आपको यहां पे बोर्ड के हवाले से दिया गया है. lengthenide contraction होता क्या है, आपने लिखा क्या है, the overall decrease in atomic or ionic radius with increasing atomic number. क्योंकि atomic number बढ़ेगा तो number of protons भी बढ़ेंगे, number of electrons भी बढ़ेंगे. number of protons जो बढ़ रहे हैं वो inside the nucleus बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ेगा. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं वो पोर शील्डेड ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. दिस इज नोन एज lengthenide contraction. In going from lanthanum plus 3 to lutetium plus 3, lengthenide series, the size of ion decreases. This decrease in size in the lengthenide series is known as lengthenide contraction. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, lengthenide contraction. The lengthenide contraction arises due to imperfect shielding. जो मैंने अभी बोला, imperfect shielding of 1,4f electron by another present in the same subshell. तो उस वजह से बेटा आप ये बोल सकते हो कि f electrons का पोर शील्डिंग होने की वजह से और इनसाइड द न्यूक्लियस z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से यहां पे lengthenide contraction आपको दिखने को मिल रहा है. ठीक है बेटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो पहला कॉन्सिक्वेंस, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी कैसे आ सकती है, सीधी सी बात है बेटा, अगर आप 3D से 4D में जाओगे, 4D से 5D में जाओगे, जो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ चुके हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हो, 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जब आप उनके एटॉमिक साइज की बात कर रहे हो बेटा, आप लोग बोलते हो 3D का साइज 4D के कंपैरिजन में कम है, लेकिन 4D का साइज ऑलमोस्ट 5D के बराबर है. जाहिर सी बात है बेटा, जब एटॉमिक साइज सेम आएगा, lengthenide contraction की वजह से अगर इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है तो उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सिमिलर आ जाएंगे, और अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे हैं तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा. वही है सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज. तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू lengthenide contraction the size of elements which follow are almost similar to the size of elements of previous row. यानी 3D, 4D और 5D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका साइज ऑलमोस्ट बराबर है, एंड हेंस दीज आर डिफिकल्ट सेपरेट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडियस. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ lengthenides आर वेरी सिमिलर, ड्यू टू विच सेपरेशन ऑफ lengthenides बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पे बोला. ठीक है बेटा, दूसरा बेसिसिटी डिफरेंस. एक तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज है और दूसरा बेसिसिटी डिफरेंस होगा. ठीक है, ड्यू टू lengthenide contraction the size decreases from lanthanum plus 3 to lutetium plus 3. सही बात है बेटा, जाहिर सी बात है, और जब इनका साइज कम होगा तो उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा. फजन्स रूल के हिसाब से स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन larger will be the covalent character. ठीक है, hence basic character of hydroxides also decreases. तो उस वजह से बेसिक कैरेक्टर जो हाइड्रोक्साइड्स का है वो डिक्रीज होगा. दैट्स व्हाई LaOH3 is most basic while as LuOH3 is least basic. यानी अगर आपके पास lanthanum plus 3 होगा, LaOH whole thrice, क्योंकि मैंने अभी बोला इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट जो होगा वो +3 होगा. हाँ बेटा, +2 को भी शो करते हैं, +4 को भी शो करते हैं, लेकिन +2 को जाने की टेंडेंसी किस में, +3 में, और +4 को जाने की टेंडेंसी किस में, +3 में, जिसकी वजह से +2 वाला जो होगा, अगर +2 वाले को +3 में जाना होगा, जाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो इसका मतलब हुआ कि उसको ऑक्सीडेशन होना है. ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये एक्ट क्या करेगा, ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट. और जो +4 वाला है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तब जाके वो +3 में जाएगा, मींस इसको रिडक्शन होना है. रिडक्शन करने का मतलब ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो +4 वाले जो भी होंगे lengthenides में वो एक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जो +2 वाले होंगे दे विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक, सॉरी, ये एक्ट करेंगे +2 से +3, मींस उनका ऑक्सीडेशन होगा, दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब देखो बेटा, अगर LaOH3 टू LuOH3 हम लोग यहां पे जा रहे हैं, आप लोगों को सीधे यहां पे दिखना चाहिए ये +3 में, ये भी +3 में, लेकिन यहां से यहां तक जाते जाते अभी मैंने आपको बोला साइज डिक्रीज होगा. उस साइज के डिक्रीज होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो बेसिस स्ट्रेंथ इन हाइड्रोक्साइड्स की होगी वो धीरे धीरे कम होगी बेटा. ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. तो आप लोग शॉर्ट में याद क्या रखोगे, बोर्ड के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज lengthenide contraction,
व्हाट्स इट्स कॉज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड में आता है, तो आप लोगों को सीधे यहां पे लिखना है कि लेंथ राइट कंट्रैक्शन में, एक बार फिर से यहां पे आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर बेटा, व्हाट्स लेंथ राइट कंट्रैक्शन, इसको पूरी तरह से याद करके जाना बेटा। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं वो पुअर शील्डेड ऑर्बिटल्स में जाते हैं, जिनकी वजह से वो ओवरऑल स्क्रीनिंग जो है, पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से, यहां से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से साइज कम होगा। दैट डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक साइज अलोंग लेंथ राइट सीरीज इज नोन एज लेंथ राइट कंट्रैक्शन। और उस लेंथ राइट कंट्रैक्शन की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को यहां पे समझा के दिया। बेटा समझ आ रहा है ना? तो अब हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मींस हम लोगों को KMnO4 का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। KMnO4 को प्रिपरेशन कैसे करें बेटा, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। KMnO4 का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं MnO2 से, पायरोलोसाइट ओज से, ठीक है। मीडियम रखते हैं बेटा KOH का, यानी बेसिक मीडियम रखते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम के साथ साथ हम लोग यहां पे क्या लेके चलते बेटा, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, या आप लोग ऑब्लिक करके KNO3 को भी यूज कर सकते हो। मींस उस चीज को यहां पे यूज करोगे जो एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे लिए है O2 है, KNO3 है, KNO3 will act as oxidizing agent in KOH in a basic medium, highly basic medium जो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बेसिक मीडियम में हमेशा के लिए याद रखना ये MnO2 जो है ये किस वाली स्टेट में बेटा, +4 में। तो डेफिनेटली +4 से ये हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाना चाहिए, मींस इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। और MnO2 पहले वाले स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है बेटा K2MnO4 के अंदर। K2MnO4 का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमने बनाना है वो KMnO4 बनाना है, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नीट। लेकिन जो यहां पे बन रहा है इसको हम पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, जहां पे मैग्नीज जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होगा। अब देखिए बेटा, अगर +6 वाला ऑक्सीजन स्टेट हमारे लिए K2MnO4 होता है, उसके लिए आप लोग सीधे याद रखें, इफ आई विल टेक ए मीडियम एसिडिक, या सिंपली मैं मीडियम यहां पे रखता हूं न्यूट्रल, जाहिर सी बात है बेटा एसिडिक मीडियम रखो या न्यूट्रल मीडियम रखो, हमेशा के लिए याद रखना बेटा ये वाली ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, +6 वाली ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, इसको होती है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन। अगर मीडियम क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, तो ये कहां से कहां जाएगा, ये +7 में चला जाएगा और सीधे आप लोगों को KMnO4 बन सकता है। दिस KMnO4 इज सिंपली नोन एज पोटेशियम पर मैग्नेट। लेकिन बेटा जो आपका ये पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है उसके साथ MnO2 जो होता है उसके भी कुछ MnO2 भी यहां पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको सीधे लैब में यूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हम लोग यहां पे दूसरा मेथड जो कर रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर है बेटा, आप लोग यहां पे इसको इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस करने का तरीका K+ है, MnO4 -2 होगा बेटा। MnO4 -2 में मैग्नीज का चार्ज +6 है, तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो वहां पे एनोड के ऊपर हम लोगों को करनी है ऑक्सीडेशन, तो एनोड के ऊपर ही आप लोगों को यहां पे दिखने को मिलेगा MnO4 नेगेटिव, और K सीधे यहां पे जुड़ेगा तो बनेगा KMnO4, तो आपका ये बन सकता है। मींस बाय सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस यू कैन गेट दिस वेरी प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? या इलेक्ट्रोलिसिस के बदले आपके पास दूसरा तरीका भी है बेटा, आप उसको क्लोरीनेशन करो, ठीक है। क्यों बेटा क्लोरीनेशन? क्योंकि क्लोरीन विल आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ मीडियम इफ द मीडियम इज बेसिक। क्योंकि मीडियम बेसिक ऑलरेडी आपने प्रोवाइड किया है, अब आप अगर डायरेक्टली क्लोरीन को यहां पे K2MnO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है बेटा, तब जाके भी इसका ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये कन्वर्ट किस में होगा बेटा, KMnO4 के अंदर, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, जिसको हम नाम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है बेटा। इस चीज को याद रखें। आप जरा बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा नजर रखें, मैंने क्या यहां पे नोट तैयार किया है, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट।
तो यहां पे उसका आंसर लिख के बेटा आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, इसमें हमेशा के लिए आपको ये भी दिमाग में रखना है कि बोर्ड में कैसे लिखना है, और साइड बाय साइड इसका रिएक्शन पार्ट भी वहां पे लिखना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन में लिखे हैं पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाइरोलोसाइट मींस MnO2 से, अभी मैंने बोला बेटा, ठीक है। द ओर MnO2 इज फ्यूज्ड विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेटा लाइक QH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, जो मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया, ठीक है बेटा। आप KNO3 को भी यूज कर सकते हो, आप O2 फ्रॉम एयर को भी यूज कर सकते हो। मकसद एक ही चीज है कि यहां पे बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडेशन करना है टू गिव डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट, जिसको आप K2MnO4 के नाम से जानते हो। और मैंने अभी बोला दिस K2MnO4 in acidic or neutral medium will undergo disproportionation. K2MnO4 disproportionates in a neutral or acidic solution to give potassium permanganate. यहां पे सीधे बेटा मैंने यही लिखा है, लेकिन the best way to prepare is अगर आप उसको दूसरे स्टेप में यानी आप कर क्या रहे बेटा, MnO2 है, MnO2 को आपको पहले कन्वर्ट करना है, पहले स्टेप में लॉजिकली आप लोग ये याद रखोगे MnO2 को कन्वर्ट करना है K2MnO4 के अंदर, फिर K2MnO4 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, KMnO4 के अंदर, ठीक है बेटा। अब तरीका क्या है, इस MnO2 को KOH के प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्यूशन में, और साथ में बेटा क्या दे रहे हैं O2, साथ में क्या दे रहे हैं बेटा O2 फ्रॉम एयर, या सिंपली आप लोग KNO3 के प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन इस MnO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हो इनटू K2MnO4, सही बात है बेटा। फिर K2MnO4 जो +6 में यहां पे है इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में, हायर क्या है बेटा +7 और लोअर क्या है बेटा +4 यहां से, तो दैट में इट कैन अंडरगो द डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन कब होगी, जब मीडियम क्या होगा एसिडिक। और जैसे मैंने अभी आपको बोला डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ये यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास लॉजिकली KMnO4 भी होगा और MnO2 भी होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन बेटा आप लोगों को यहां पे दो वेज और है, या तो आप लोग क्लोरीनेशन करोगे या तो आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बेटा। टेक्स्ट बुक के ऊपर पूरा ये दलील या मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको यहां पे वो पूरा मिलेगा। जब आप क्लोरीनेशन करते हो तो ये डायरेक्टली KMnO4 में चला जाएगा, क्योंकि जो ये Cl2 आपने लिया, जो Cl2 आपने लिया वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों बेटा, मीडियम ऑलरेडी कौन सा है, बेसिक। ये आपको यहां पे तरीका है इस चीज को याद रखने का, ठीक है बेटा। तो ये है उसका रिएक्शन पार्ट जो आपको याद रखना है। Now next question is explain giving a suitable reason for each of the following, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट, सही बात है बेटा। व्हाई दे विल एक्ट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, सीधे क्वेश्चन आता है बोर्ड में बेटा, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा। आप लोग सीधे बोल सकते हो नंबर 1 रीजन जो है उनके अंदर इनकम्प्लीट डी सबशेल होती है, पार्शियली फिल्ड होती है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये गुड कैटलिस्ट करते हैं, उसके पीछे रीजन यही होता है कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होती है। और ये रिएक्शंस के लिए जिनके पास भी इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा या वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स होंगे, इन दोनों की वजह से ये रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव पाथ देते हैं, ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पाथ जहां से रिएक्टेंट्स को लेसर टाइम लगेगा टू बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करते हैं, ठीक है, बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड्स विद दैट। दैट्स व्हाई वी कॉल द catalytic properties of transition elements are due to the presence of unpaired electrons in their incomplete d orbital and variable oxidation states, जो मैंने अभी आपको यहां पे बोल के रखा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, ये उसका पार्ट नंबर 1। The chemistry of actinides is not so smooth as that of lanthanides. The reason behind that is बेटा आपको एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट फिर से यहां पे आया। आप पहले आंसर देखो बेटा, lanthanides show limited number of oxidation states, सही बात है। ये +2 +3 +4 जो मैंने अभी बोला था बेटा, +3 is the most common, लेकिन +4 और +2 भी शो कर रहे हैं। +2 वाला टेंडेंसी दिखाता है +3 में जाने का, +4 टेंडेंसी दिखा रहा है +3 में, +4 भी दिखा रहा है +3 में जाने का। जहां पे ये तो एक्ट करेगा एज सच, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे काम, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बेटा उनके अंदर जो सबशेल्स होती है 4F होती है, 5D होती है लैंथनाइड्स के अंदर, फिर जाके बेटा 6S 6P होती है, इनके बीच अच्छी खासी एनर्जी गैप है,
ठीक है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आप देख रहे हो लैंथेनाइड से किसकी ओर जा रहे हो, एक्टिनोइड्स की ओर जा रहे हो, तो बेटा यहां पे इनकी एनर्जी गैप यानी 4f के बदले 5f, क्योंकि एनर्जी गैप कम कम होगी। क्यों होगी बेटा? जी इफेक्ट अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पोर शील्डिंग ज्यादा होगी, और पोर शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी, पोर शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम आएगी। एनर्जी गैप कम आने का मतलब ही है कि यहां पे आराम से मोर देन दीज ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d सबशेल्स। ठीक है, ये तो लेंथेनाइड्स के लिए रीजन है। लेकिन एक्टिनाइड्स जरा यहां पे देखो बेटा, शो स्टेबल +3 ऑक्सीजन बट शो ए नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स +4 +5 +6 +7 ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d एंड 7s। यानी इनके बीच एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम क्यों हुआ? क्योंकि F ऑलरेडी अंदर है, शील्डिंग बहुत कमजोर है, शील्डिंग कमजोर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एनर्जी गैप कम हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे बेटा यहां पे एक्टिनाइड्स जो होते हैं, एक्टिनाइड्स के लिए इतना ही नहीं, मतलब +2 +3 +4, ये मोर देन दैट ऑक्सीजन स्टेट्स को शो कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग यहां पे देख सकते हो। सी हियर बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड व्हाई? सिंपल सी बात है बेटा, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो कलरलेस होगा। लेकिन जहां कहीं पे भी D1 से D9 तक आपको दिखने को मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर विल एक्ट एज अ लिगेंड, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होते होते बेटा आप लोग यहां पे बोल सकते हो जो ही स्प्लिटिंग होगी तो इसका मतलब हुआ DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और आप लोगों को कलर दिखने को मिल सकता है। अब पहला आपको देखे है स्कैंडियम +3। ठीक है बेटा, स्कैंडियम +3, जरा स्कैंडियम +3 को देखो बेटा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 21। 21 होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? आर्गन, उसके साथ 3d, उसके साथ 4s2 3d1। लेकिन जब स्कैंडियम +3 की बात होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये तो चला गया तो 3d0 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो ये कलरलेस होगा बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले सवाल का जवाब यही होगा। ठीक है बेटा, वैनेडियम 3+, जरा वैनेडियम 3+ की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा बेटा? स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, ये आएगा आर्गन, ये आएगा 3d, ये आएगा 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 22 तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। वैनेडियम 3+ है तो दैट मींस 2 इससे, तो दो में से एक यहां से चला जाएगा तो 3d1 बनेगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 21 22 23, सॉरी बेटा यहां पे 3d3 आएगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, इसमें से एक तो 3d2, तो इसका मतलब हुआ d ऑर्बिटल के अंदर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने को मिलेंगे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कलर्ड होगा, 100% कलर्ड होगा। ठीक है बेटा, तो वैनेडियम 3+ जो होगा इट विल बी कलरलेस, इट विल बी कलर्ड, लेकिन स्कैंडियम 3+ जो होगा दैट विल बी कलरलेस। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आ रहा है टाइटेनियम +4। टाइटेनियम +4 की अगर मैं बात करूं, 18 + 2 + 4, दैट मींस आपके पास यहां पे बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 3d4 और 3d4 4s2 और यहां से आर्गन। अब बेटा यहां पे टाइटेनियम +4 का मतलब आप लोगों को यहां पे क्या बनाना है? स्कैंडियम टाइटेनियम, मींस यहां पे एटॉमिक नंबर 22, ये हो गया 2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। टाइटेनियम +4 का मतलब यहां पे 3d0 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 3d0 बनेगा तो ये कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? कलरलेस। तो दैट मींस टाइटेनियम +4 जो होगा वो भी कलरलेस होगा, स्कैंडियम +3 जो होगा वो भी कलरलेस होगा। अब बात हो रही है मैग्नीज +2 की, जरा मैग्नीज +2 में देखो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, तो एटॉमिक नंबर क्या बन रहा है बेटा? 25 गिवन भी है बेटा, एटॉमिक नंबर 25 है, तो आप लोग यहां याद रखें दिस इज आर्गन, दिस इज 3d, दिस इज 4s2 3d5। अब आपके पास जो गिवन है दैट इज ये 2 तो चले गए, तो आपके पास जो मैग्नीज +2 होगा दैट विल बी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 कलर्ड होगा, तो दैट मींस आपके पास जो आ रहा है स्कैंडियम 3+ कलरलेस, टाइटेनियम +4 कलरलेस, वैनेडियम 3+ भी कलर्ड होगा और मैग्नीज 2+ भी कलर्ड होगा। और यहां पे आपका आंसर बन सकता है बेटा, मैग्नीज 2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। यहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही है। जहां नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो कलरलेस होगा, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कलर्ड होंगे। अब बेटा आप लोगों को याद क्या रखना है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहां पे मेंशन करा है, D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखें वो कलरलेस होते हैं, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखने को मिलेगी वो कलर्ड होगी, सही बात है बेटा। और रीजन उसके पीछे मैंने क्या बोला था? DD ट्रांजिशन। यहां पे अब आप बोलोगे ये तो मेटल आयंस है, लेकिन बेटा उसके साथ में लिखा है कैटायंस और
कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी उसमें हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है मैग्नीज 2+ इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसने ऑक्टाहेड्रल फील्ड वहां पे क्रिएट किया है जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। डी ट्रांजिशन देखना है पॉसिबल है कि नहीं है। सही बात है बेटा। तो ये था 23 क्वेश्चन नंबर। अब आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24, दो नाइट्रोजन एक्सिबिट्स +5 ऑक्सीजन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। सही बात है बेटा। आप लोग यहां पे बोल सकते हो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन कब हो, पेंटाहेलाइड बनाने की पॉसिबिलिटी कब है बेटा? 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। 2s2 आउटर शेल तो ये है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आपको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड बनेगा, 5 कहां से बना सकता है? ठीक है बेटा। तो यहां पे परमिसिबल कोवेलेंसी जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 4 है, और यहां पे एक्सपेंड नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, not expand its covalency. Reason behind that is only one thing, कि उसके पास कोई भी vacant orbital नहीं है। वही लिखे है बेटा, due to non-availability of d orbitals in its valence electronic configuration, nitrogen does not form pentahalide। सही बात है बेटा, ये pentahalide formation नहीं कर रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है कि उसके पास vacant d orbitals नहीं है। ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से प्रमोशन नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, योर आंसर मस्ट बी 4। ठीक है बेटा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो 3 ही है। हाँ सही बात है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 3, लेकिन एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 + 1 = 4 होगा। जैसे आपके पास छोटा सा एग्जांपल है NH4+, बेटा यहां पे आप लोग देख सकते हो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 4। बाकी बेटा रेस्ट रिमेनिंग पार्ट जो इसके लिए मतलब कहां पे कौन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 11th में पूरी तरह से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपके साथ पूरे तरीके से शेयर किया है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन, व्हाई? ठीक है, सीधी सी बात है बेटा। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम क्यों है इन कंपैरिजन क्लोरीन? सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। आप लोग बोल सकते हो कि फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से लोन पेयर्स जो होंगे क्राउडेड में होंगे। ठीक है बेटा। और जो ही बॉन्ड बनाएगा, यहां से बॉन्ड बना है, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्या होंगे? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। तो दैट मीन ये बॉन्ड खुद ही टूटना पसंद करेगा। तो उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड की टेंडेंसी ब्रेक होने की ज्यादा कहां पे है? फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। अब आप बोलोगे सर क्लोरीन के पास भी है, सही बात है, उसके पास भी लोन पेयर है, नो डाउट इज देयर, लेकिन ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, साइज बड़ा है, डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, साइज बड़ा है, यहां साइज छोटा है। ठीक है। F2 इज वेरी स्मॉल एंड इट्स इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज। यही मैंने आप लोगों को यहां पे बोल रखा है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखोगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। सीधी बात है बेटा, कांटेक्ट प्रोसेस किसके लिए की जाती है? शाबाश। कांटेक्ट प्रोसेस किसके लिए की जाती है? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बेटा। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले स्टेप में बेटा हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है बेटा, पहला स्टेप ये होता है। फिर जाके बेटा जो स्टेप नंबर 2 होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 जो हमारा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस चीज को याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किस में करना है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है बेटा। लेकिन ये वाला स्टेप जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, SO2 का कन्वर्जन किस में बेटा? SO3 के अंदर। ये वाला स्टेप जो होता है ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, और रिवर्सिबल भी है, और साथ में याद रखें ये की स्टेप होता है। की स्टेप होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। यानी H2SO4 को बनने का जितना भी चांस है वो आपको ये वाला स्टेप डिसाइड करके देगा। ठीक है। अब SO3 का फॉर्मेशन कैसे हम लोग करें, SO3 का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करें, वो इस की स्टेप के ऊपर आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। पहली बात, ये वाला स्टेप जो है ये रिवर्सिबल है, की स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 है। एंड नंबर 3 ये वाला स्टेप जो होता है, ये वाली रिएक्शन जो होती है, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, इट इज एक्सोथर्मिक। क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। अब देखिए बेटा, अब अगर मेरे को यहां पे SO2 का SO3 कन्वर्जन करना है, ठीक है,
प्लस हाफ ऑफ O2 यहां पे करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन, SO2 प्लस O2 गिव्स अस SO3। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे देखिए बेटा, रिएक्शन स्टेप जो है ऑक्सीडेशन स्टेप है, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में जाना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम लोग क्या करें, इसकी स्टेप को हम लोग कैसे देख सकते हैं? तलक गुबरमन, आप लोग कैसे यहां पे इस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हो? हम लोगों को लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल जो 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, SO3 का फॉर्मेशन कैसे करें। देखो बेटा, इस स्टेप को मैं ऐसे लिख रहा हूं, SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स SO3 रिवर्सिबली। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो है एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H का वैल्यू यानी प्लस सम एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। ठीक है, वो आप यहां पे देख सकते हो, प्लस सम एनर्जी इज रिलीज्ड हियर प्लस x अमाउंट ऑफ एनर्जी लेट इट बी। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बोलिए x किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला की स्टेप SO3 का फॉर्मेशन में कैसे कर सकते हो एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। पहली बात बेटा, यहां पे SO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते मैं SO3 का फॉर्मेशन ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा, सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मुझे इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दे रहा हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर फॉरवर्ड स्टेप एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, तो हमेशा के लिए याद रखना लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन एज पर द लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल। और थर्ड थिंग जो यहां पे है बेटा, ये भी गैस और ये भी गैस, तो मुझे बोलो जब भी आपको कोई रिएक्शन परफॉर्म करनी होगी, SO3 का फॉर्मेशन ज्यादा करना है, तो उसके लिए बेटा प्रेशर का रोल अगर देखना होगा तो हाई प्रेशर पे इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन बेटा आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यहां देखा होता है कि रिएक्शन को अगर लो टेम्परेचर पर परफॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन की रेट जो होगी, उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, SO3 का फॉर्मेशन ज्यादा करने के लिए मैंने लो टेम्परेचर तो किया, इसीलिए बेटा अगर स्पीड बढ़ानी है, स्पीड SO3 का बनाने के लिए बनेगा अब ये ज्यादा, लेकिन बनने का मकसद तभी बनेगा ना जब यहां पे रेट भी ज्यादा होगी। रेट को बढ़ाने के लिए मुझे इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट को यूज करना है, जिसको आप लोग यूज करते हो इन द फॉर्म ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। किसके फॉर्म में? वेनेडियम पेंटॉक्साइड के फॉर्म में। देखो बेटा, इन ईदर केस एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज्ड टू सो दैट SO2 produces already mixed with oxygen for the next stage. This is reversible reaction and the formation of SO3 is exothermic in the presence of catalyst V2O5 at 720 Kelvin। तो ये आपकी रिएक्शन बनती है बेटा, SO2 plus O2 gives SO3। तो आपने याद क्या रखा बेटा, मैंने क्या बोला, पहले स्टेप में सल्फर का सीधे कन्वर्जन SO2 में, फिर जाके बेटा SO2 का कन्वर्जन SO3 में करना है, लेकिन SO3 में कन्वर्ट करने के लिए बेटा जब आप ये स्टेप देखते हो तो ये रिवर्सिबल स्टेप है। अब इस रिवर्सिबल स्टेप में SO3 का फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए मुझे यहां पे क्या करना है बेटा, मुझे लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। मैंने लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल जब अप्लाई करना चाहा तो उसके हिसाब से मुझे इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है लो टेम्परेचर और सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रेशर। फिर जाके जब मैंने लो टेम्परेचर पे करना चाहा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई, हाई, बिकॉज रेट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकता हूं क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसीलिए आई एम यूजिंग द कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ V2O5 इन ऑर्डर टू have the more and more formation of SO3। ठीक है बेटा, अब आप यहां पे देख सकते हो, अब जब SO3 बन गया, ठीक है बेटा, SO3 का फॉर्मेशन जो ही हो गया, देखो बेटा, दिस कैन नॉट बी डन बाय सिंपली एडिंग वाटर। यानी अब मुझे SO3 को डायरेक्टली, आप लोग कोई बोलेगा सर SO3 को H2O वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4, तो मुझे बन गया H2SO4, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा सो अनकंट्रोलेबल रिएक्शन जो होगी वो अनकंट्रोलेबल होगी, दैट इट क्रिएट्स अ फॉग ऑफ H2SO4। सीधी बात है बेटा, जब आप लोग ने SO3 यहां से वाटर ऐड किया तो ऊपर आपको यहां पे फॉग दिखने को मिलता है। वो चीज हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो बेटा, आप लोग सबसे पहले इस SO3 को जो आपको बना, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो H2SO4 के साथ। ठीक है, डाइल्यूटेड। ठीक है, वो देगा आपको H2S2O7, H2S2O7, जिसको आप नाम क्या बोलते हो बेटा, ओलियम। क्या बोलते हो, ओलियम। फिर यही ओलियम जो है उसको, उस ओलियम को हम लोग काम क्या करते बेटा, उसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2S2O7। उसको वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको मिलेगा H2SO4 2 मोल्स। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो आप लोग याद क्या रखोगे, यहां पे जो चीजें आपको 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप आपने याद क्या रखा, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किस में करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। अप्लाई क्या करना है, लिचार्ड-लेयर प्रिंसिपल। फिर SO3 को डायरेक्टली
वाटर ऐड नहीं कर सकते, उसमें ऐड क्या करना है, H2SO4, वहां क्या बनेगा, ओलियम, फिर ओलियम को ब्रेक करेंगे वाटर की हेल्प की वजह से और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। दिस इज सिंपली द कंटैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस? सही बात है बेटा, आपको व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये तो है एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है बेटा, अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस होता है, ये P4 का यूनिट होता है बेटा, एज अ सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा, P4 यूनिट ऐसे होगा बेटा, टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। ठीक है, ये होता है आपका P4 यूनिट जिसको आप नाम बोलते हो व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, ये है व्हाइट फास्फोरस। इस व्हाइट फास्फोरस को अगर मुझे रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, रेड फास्फोरस में, तो यहां पे आप लोगों को एक रेड फास्फोरस ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, चेन मॉलिक्यूल नजर आएगा। ठीक है, ऐसे ये लिंक करेगा, यहां से भी लिंक करेगा दूसरे के साथ। ठीक है, तो ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल बन सकता है, यहां से भी जुड़ेगा और वहां से भी जुड़ेगा, चेन फॉर्म में होगा। ये जो आपका रेड फास्फोरस होता है ये चेन फॉर्म में होता है, और जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है सिंगल डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल होता है। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा वो 60 के करीब होता है, लेकिन इस 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल होने की वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस इज व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, ये तो व्हाइट फास्फोरस हुआ, और ये जो आपका है ये है रेड फास्फोरस। व्हाइट टू रेड जब आप जा रहे हो तो आप हीट दे रहे हो, उसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एंगल स्ट्रेन कम होगा। एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से आप देखते हो बेटा अंदर वाले बॉन्ड्स जो है वो टूटने को चले, तो उस वजह से एंगल स्ट्रेन धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा, कम होगा। उसके बाद बेटा और एक फास्फोरस भी होता है जिसको हम नाम बोलते हैं रेड फास्फोरस। ठीक है, और रेड फास्फोरस, सॉरी, उसको हम नाम बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस जो आपको बनेगा बेटा उसमें बिल्कुल भी एंगल स्ट्रेन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल जो यहां पे होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो व्हाइट फास्फोरस होगा। वही आपको क्वेश्चन भी देखे हैं, व्हाई इज रेड फास्फोरस लेस reactive than white phosphorus? Your answer must be because of angle strain, because white phosphorus has angular strain in its P4 molecule, जो मैंने अभी बोला, where the angle is only 60, क्योंकि एंगल जो होता है वो 60 होता है। जब आप हीट करते हो तो अंदर वाले बॉन्ड्स टूटते हैं, जिसकी वजह से एंगल स्ट्रेन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर नजर रखोगे, व्हाट्स मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनल, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। बेटा सही बात है, आपके सामने डिस्प्रपोर्शनल वाला केस अभी मैंने डिस्कस किया था। डिस्प्रपोर्शनेशन किसको बोलते हैं बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन as well as self reduction होगी। Disproportion, in a disproportionate reaction an element undergoes self oxidation as well as self reduction। अब बेटा अभी मैंने ये इससे पहले ही डिस्कस किया था, यहाँ मैग्नीज जो है, मैग्नीज ये तो MnO4-2 है, मैग्नीज जो है वो +6 में है, और जब मैग्नीज +6 में है फिर जाके उसको या तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करो, क्या आपको नहीं लग रहा है बेटा उसका यहां पे डिस्प्रपोर्शन होगा, ये +7 में और ये +4 में। जो मैंने अभी आपको बोला था, जब मैंने KMnO4 को, इसलिए मैंने उस वक्त बोला था जो आपका K2MnO4 था, याद करो बेटा K2MnO4 मैंने बोला था वो KMnO4 नेगेटिव में चला जाएगा, बोला था KMnO4 में जाएगा, +7 में देगा MnO2, क्योंकि ये जो वहां पे चीज प्रेजेंट थी इसकी वजह से ही मैंने आपको बोला था इस वाले KMnO4 को हम लैब में यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली convert this into this in an acidic or neutral medium, क्योंकि यहां पे बेटा K2MnO4 जो +6 में। याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए आप लोग यही याद रखोगे एक एलिमेंट का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना जरूरी है। यानी अगर यहां पे मैग्नीज है वो +6 में है, ये कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां पे चांसेस किसके होंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। बेटा ये था आपका ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है बेटा।